नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकती है। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन होगा। बता दें कि पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण के लिए 26 अगस्त को मतदान होगा। द्वितीय चरण के लिए 29 अगस्त को मतदान होगा। तृतीय चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 4 सितंबर को मतगणना की जाएगी। तो डेट डिक्लेयर हो चुकी है जोधपुर, भरतपुर और दौसा के लिए। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, तो 26 को रण का पहला फेज। उधर दौसा में भी दाखिले की दौड़ देखने को मिल रही है। यहां कलेक्ट्रेट पर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। दौसा कलेक्ट्रेट पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी और प्रस्तावक एंट्री दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पीयूष समारिया ने बताया कि आज जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। 17 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 18 अगस्त को 3 बजे तक नाम वापसी का दिन रहेगा। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दौसा सहित 6 जिलों में 3 चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रत्याशी के साथ केवल एक जना ही अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाएगा। तो बिल्कुल हमारा जाब्ता हमने 2-3 जगह लगा रखा है, जो कि चेक करके अंदर जाने दे रहा है। और जब वो फॉर्म भरने अंदर जाते हैं तो केवल 2 ही लोग अंदर जा रहे हैं। जो कुछ अंदर आ गए थे पहले शुरू में सुबह जल्दी, उनको हम सभी को बाहर कर दिया है। भरतपुर में जिला परिषद पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। हालांकि कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए केवल प्रत्याशी को प्रवेश दिया जा रहा है और कलेक्ट्रेट ऑफिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर दफ्तर पहुंचने वाले गाड़ियों को वापस लौटाया जा रहा है। महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए महिला पुलिस को तैनात किया गया है। जिला परिषद पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जो है तेज है। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और लोग बड़ी संख्या में जो है जिला कलेक्ट्रेट नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जिला कलेक्ट्रेट जो मुख्य द्वार पर है, भारी संख्या में जो है पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी एक व्यक्ति है नामांकन भरने के लिए जा रहा है, उसको एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ 3 थानों की जो पुलिस है वो तैनात है। अटलवन थाना और मथुरा गेट थाना और कोतवाली थाना की जो पुलिस है, और लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता जो है बुलाया गया। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ किस तरह से देखिए रोड पर जो है नामांकन भरने वालों के साथ जो समर्थक हैं वो आए हुए हैं और रोड पर जो है जाम की स्थिति लगी हुई है। लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 11 बजे से नामांकन जो है शुरू हो चुका है और फिलहाल 3 बजे तक जो है नामांकन चलेगा। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो अभी तक कोई जिला प्रमुख का जो दावेदार है वो सामने नहीं आया है। हालांकि नामांकन किए जा रहे हैं और 18 तारीख को जो है वो सैंपल इनको दिए जाएंगे और नाम वापसी का वो है वो भी 18 तारीख रहेगा। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। पूर्व विधायक परशुराम मदेरणा की पत्नी और वर्तमान विधायक दिव्या मदेरणा की माता लीला मदेरणा ने जिला परिषद सदस्य चुनाव में वार्ड संख्या 28 से अपना नामांकन दर्ज किया है। लीला मदेरणा ने 6ठी बार जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव में ताल ठोकी है। लगातार 25 सालों से वो चुनाव जीतती आ रही है। इस मौके पर दिव्या मदेरणा ने कहा कि मदेरणा परिवार हमेशा किसान सेवा के लिए समर्पित रहा है, आगे भी रहेगा। नामांकन के दौरान लीला मदेरणा के साथ उनकी पुत्री और विधायक दिव्या मदेरणा, NSUI जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को सशक्त बनाने का रहेगा। मैं 5 बार से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो रही हूँ और 6 टाइम ये चुनाव लड़ रही हूँ। 25 साल से निरंतर लगातार मैं जिला परिषद की मेंबर जोधपुर में रही हूँ। श्रीमती लीला जी मदेरणा ने 28 नंबर वार्ड से फार्म भरा है और मुझे लगता है पंचायती राज में अपने आप में एक नया इतिहास होगा कि वो 6ठी बार फार्म भर रही हैं। जब इसको संवैधानिक दर्जा 94 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिला था, तब से वो पंचायती राज के इस झंडे को, ध्वज को बुलंद करते आए हैं। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं और पंचायती राज गांव के विकास की धुरी को बनाता है और उसे मजबूत करने के लिए हमारा योगदान देता है। प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव है। इस बीच जोधपुर में टिकट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। प्रभारी मंत्री के जोधपुर दौरे के दौरान
पूर्व सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार शाम जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के सामने टिकट के दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस से बाहर निकले तो टिकट को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुना दी। इस बीच पूर्व सांसद ने अपना आपा खो दिया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। डार्क जोन के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इन्हें बड़ी राहत दी है। डार्क जोन के 3rd ग्रेड शिक्षकों से आवेदन लेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्रों को तबादलों में राहत मिलेगी। सरकार इन शिक्षकों के भी तबादले करेगी। 15 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों को तबादलों की सौगात दी जाएगी। 10 सालों से ज्यादा शिक्षक तबादले की मांग कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा साहब इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और शिक्षा संकुल में वे अभी विजिट कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस में पहुंचे हैं। तो किस तरह की विजिट रही और किस तरह का इसका मोटिव है? कोरोना के बाद में जब फुल फोरम में कार्यालय चलने लग गए तो मैंने सोचा कि भाई अब लोग बाग आने लगे हैं काम के लिए और स्कूलें भी खुल रही हैं, तो क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं इन लोगों ने, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहले मैंने विजिट की थी तो ये देखा था भाई अनुपयोगी सामान बहुत पड़ा था तो उसको डिस्पोजल करने का था। तो देखा कि भाई आधा डिस्पोजल हुआ, अभी आधा और पेंडिंग है, उसके भी निर्देश दिए हैं। काफ़ी कंपोनेंट में हमने व्यक्तिगत बात भी की, जो क्लर्क हैं, यूडीसी हैं, अधिकारी हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछी। तो एक ये ध्यान में आया एक कि 2011 से 3rd ग्रेड के जो जयपुर जिले के टीचर है पंचायती राज में भर्ती हुई थी, उनका स्थायीकरण का मामला अटका हुआ है और उसकी वजह से जो उनकी सीनियरिटी जो लिस्ट बनती है, वरीयता लिस्ट, वो नहीं बन पा रही है। तो उनसे पूछा तो क्यों नहीं बन रही है, तो कि जयपुर में स्थायीकरण नहीं हुआ और वो जिला परिषद की समिति है वो करती है। तो हमने 4 बजे बुलाया उनको, क्या प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंस से आपको कुछ चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट से कुछ चाहिए, आपको जो मार्गदर्शन चाहिए वो हम देंगे, लेकिन उनका होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ के अटकने से 3 चीज़ें अटकती हैं। तो उसका समाधान हो तो बाकी जो साक्षरता वगैरह है, काफ़ी ऑफिसेज हैं उसमें फर्नीचर वगैरह अच्छा है, लेकिन डीओ जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं दोनों, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने उनको भी कहा कि भाई आप बजट के लिए आप अप्लाई कीजिए, हम बजट देंगे, बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और प्रॉपर काम होना चाहिए। 3rd ग्रेड तबादलों के रूप में आपने एक बड़ी राहत दे दी है, मतलब जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी आपने ज़्यादा कहा है कि अभी इसी वक्त में आवेदन आप लेने जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधित जिलों को लेकर के भी जानने को मिला है कि उसमें भी आप राहत देने का विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि हम लोग आवेदन लेकर के एक ये देखें कि कौन कितने लोग कहाँ आना चाहते हैं, किस कैटेगरी का आना चाहते हैं, फिर विभाग के पास में एक डाटा आ जाएगा कि कौन लोग किस ज़िले में हैं और कितने आना चाहते हैं, कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी नहीं हैं। तो उसके बाद में एक गाइडलाइन बना करके जो बहुत पुराने समय से जो लोग हैं, या विधवा है, परित्यक्ता है, या विकलांग है, या जो थोड़े पीड़ित पक्ष जिनको हम माना जा सकता है, तो उनको हम कैसे, कैंसर पेशेंट हैं तो उनको कैसे हम राहत दे सकते हैं, एकल महिलाएं भी हैं, तो उनको एक गाइडलाइन हम लोग बनाएंगे। नीति बनेगी, मतलब गाइडलाइन बना करके तबादला नीति तो हमने एक्सरसाइज करके और दे रखी है, लेकिन वो तो मंत्रिमंडल के ऊपर निर्भर करती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब उसके ऊपर आगे निर्देश देंगे। लेकिन जो हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं उनके आवेदन लेकर के फिर एक गाइडलाइन बनाएंगे और वो गाइडलाइन बना करके उसके बाद में उस गाइडलाइन के मुताबिक ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो 1 महीने का बढ़ाया है तो उसमें 3rd ग्रेड के लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अजमेर दौरे पर हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा JLN अस्पताल पहुंचे और आइसोलेशन ब्लॉक का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा डॉक्टर रघु शर्मा ने कायड़ गांव में मेडिकल कॉलेज के भवन की जमीन का अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री ने ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में भी शिरकत की।
बीजेपी आज से देश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस यात्रा में मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर के 212 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे। बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बात करते हैं। सर, जिस तरह से अपने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, कैसे देखते हैं सर, क्या कार्यक्रम रहेगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा दिल्ली देहात उमड़ा है और अभी तो गुड़गांव की यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले जो देहात की जनता का आशीर्वाद है, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, पिछड़ों को जो पूरा एक स्थान दिया जा रहा है, ये उसको लोगों को उसका आशीर्वाद मिल रहा है। सर, अगर हम देखें सर, संसद में जिस तरह से मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया दिया गया था, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जन आशीर्वाद यात्रा? लोगों को लेकर इस बात का बहुत गुस्सा है कि प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय नहीं कराया दिया, लोकसभा और राज्यसभा को बंधक बना के रखा गया, जनता के द्वारा जो विषय उठाए जाने थे उन विषयों को पूरा रखने नहीं दिया, और राज्यसभा में जिस प्रकार से विपक्ष ने व्यवहार किया है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए कलंकित दिन है, क्योंकि उन्होंने संसद की मर्यादा को भंग किया। सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। सर, आप गुड़गांव में हैं, राजस्थान भी जाएंगे सर, अपने पैतृक जगह भी जाएंगे सर, शीतला माता का भी आशीर्वाद लेंगे? आज पूरे गुड़गांव में जाऊंगा और रात को जाकर के मैं गाँव में ही रुकूंगा, और अभी आप मेरे साथ हैं तो यात्रा में हम लगातार साथ चलेंगे। धन्यवाद। के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे।
से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये देखिए, बारां जिले के बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। यहां बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए, हमारे घर में टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई। निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। प्रशासन ने यहां पार्वती नदी के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को चेतावनी दी। दरअसल आंगई डैम से बड़ी तादाद में पानी रिलीज किया जा रहा है। करौली में भारी बरसात के भीलवाड़ा जिले के आमली गांव में 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों भाई अपने खेत पर गए हुए थे। लौटते समय दोनों तालाब में नहाने चले गए। शाम को जब दोनों मासूम घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। काफी ढूंढने के बाद दोनों के शव तालाब में पाए गए। इसके बाद मृतकों के घर में मातम छा गया। पुलिस के मुताबिक आमली गांव निवासी गौतम के 10 और 8 साल के बेटे थे। ये दोनों खेतों पर गए हुए थे। देर शाम तक दोनों अपने घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और अन्य ग्रामीण भी उन्हें ढूंढने लगे। देर रात को दोनों मासूमों के शव गांव के तालाब में नजर आए। इसके बाद गोताखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकाला, मोर्चरी में रखवाया गया। रविवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। भरतपुर के डिग के खोरी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए। घायलों को डिग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि खोरी गांव में कुशपाल जाटव और महावीर में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कल पुलिस दोनों पक्षों में सुलह कराने गई थी, लेकिन आज सुबह फिर दोनों पक्षों में जंग हो गई। हालांकि दोनों पक्षों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। पुलिस खुद संज्ञान लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना के बाद से दोनों पक्ष के लोग फरार हैं और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पंद्रह 20 जने लाठी फाटी लेके चले आए। हम तो खानो पीनो खाए के आराम से टीवी वगैरह देख रहे, आके गाली गलौच और अब जैसे बाहर निकले लेते देते बने सीधे। झगड़ा तो कल हुआ था थोड़ा सा 2 बच्चों में बात कर, बस उसी के ऊपर ऐसी पॉलिटिक्स लगाई कि मतलब 20 आदमी लगभग आके चढ़ के लाठी डंडों से और सब पिटाई करी है। तो मामला है खोरी ग्राम में और इसमें 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है, जिसमें इंजर्ड कुल मिला के 9 आए हमारे पास, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के बाद हमने उनको रेफर कर दिया है, जिसमें से प्रवेश डॉटर ऑफ कुमारपाल। भरतपुर के प्रसिद्ध रुदावल वाले हनुमान मंदिर में पुजारियों की दबंगई का मामला सामने आया। पुजारियों ने मंदिर परिसर में प्रसाद की दुकान लगाने वालों की पिटाई की। पुजारियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और लाठी डंडे लेकर पुरुषों समेत महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की। भगवान का दर्जा देने वाले पुजारियों की ऐसी दबंगई शायद ही किसी ने देखी और मामला प्रसाद की दुकान से किराए की वसूली का बताया जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी दोनों पक्षों के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
जयपुर के कोटपुतले में सामो थाना इलाके में दिन दहाड़े महिला लूट की शिकार हो गई। ये वारदात इटावा भोपजी बस स्टैंड के पास हुई, जहां बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित महिला आयुर्वेद विभाग में कर्मचारी है। बताया जाता है कि जब वो इटावा आ रही थी, इसी दौरान बाइक सवार बदमाश उसका पर्स छीनकर भाग गए। महिला के पर्स में 7,000 रुपए, मोबाइल था। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। सरकारी एक मोटरसाइकिल छोड़ भागा। बीकानेर की खाजूवाला मंडी में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की वारदात को लेकर व्यापारियों में खासा गुस्सा है। देर रात को दुकान में फिर चोरी होने के बाद दुकानदार पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ गुस्सा जताया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन चोरियों की वारदात सामने आ रही है और पुलिस को बार बार शिकायत देने के बाद भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी व्यापारियों में डर का माहौल है। व्यापारियों ने जल्द पुलिस से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। सर 7 बार चोरियां हो चुकी है और पुलिस को 3 बार एप्लीकेशन दे दी यहाँ थाने में आके, और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है उनके प्रति। डूंगरपुर शहर में जलदाय विभाग की महिला कर्मचारी और उसकी बेटी से चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात हुई। इन वारदात को 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। ये बदमाश मां और बेटी से हजारों के जेवर और 5,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शिशोद की रहने वाली बेवा लक्ष्मी मनात सहायक जलदाय अभियंता दफ्तर में 4th श्रेणी कर्मचारी है और अपनी बेटी सुनीता के साथ जलदाय विभाग के सरकारी क्वार्टर में रहती है। आज सुबह 4 बजे 3 बदमाश दरवाजा तोड़कर क्वार्टर में दाखिल हुए। इन बदमाशों ने दोनों के गले पर चाकू रखकर घर में रखे 800 ग्राम चांदी के जेवर और 5,000 नगद लूट लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। 4 बजे पेटा में तो हमारे शादी रकम सब ले गया। हमारे सकू मारवा करता मैं ने सब शादी मोबाइल सब ले गया है, पर मोबाइल का पता नहीं है, फिर दर्दी दे पता नहीं, सब ले गया है। ने मैं मारवा करता सूर दिन में 2 मारवा करता। अब बात नशे पर नकेल कसने की। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने कार से 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसपी राजेंद्र प्रसाद नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह के निर्देशन पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ओछड़ी टोल नाके के पास नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक कार आती दिखाई दी, इसकी तलाशी ली गई, जिसमें 48 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। गाड़ी के ड्राइवर कन्हैयालाल मेघवाल और मांगीलाल कच्छावा को गिरफ्तार किया गया। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।